तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली समय पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सो और भी पार्टिसिपेंट शायद ज्वाइन होंगे, हम वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे। सो मैं पहले तो डिटेल्स बता दूं आज के सेशंस के। पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे अनुज सर। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जो तुषार सर हैंडल करेंगे। और पीयूष सर और अनुज सर दोनों उसका क्वेश्चन आंसर सेशन आप लाइव यहाँ पे होगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो आप चैट बॉक्स में, सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स ओपन करके रखिए। ज्योति मैम सेइंग नॉट ऑडिबल एज ऑफ नाउ। अभी ऑडिबल है मैम? आवाज आ रहा है सबको? अनुज सर? Yes. Now it's better. Yeah. ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका चैट बॉक्स ओपन करके रखिए, आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो पोस्ट करिएगा चैट बॉक्स में, या फिर जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आप पोस्ट करिए। हम सभी क्वेरीज का यहाँ पे चाहेंगे कि हम आंसर करें। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आर यू डिस्ट्रॉइंग वैल्यू ऑफ योर मनी। सो ये हमने क्यों चूज किया? एक्चुअली ये कोरोना का एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन चल रहा है, सभी को पता है। और इसी दौरान मतलब सब तरफ एक निगेटिविटी का माहौल है। लॉकडाउन है पुणे में, तो सभी जगह पे थोड़ा निगेटिविटी का माहौल है। तो इसमें एक पॉजिटिव थॉट मेरे पढ़ने में आया कि जब भी समुद्र में तूफान आता है तो मछुआरे जो रहते हैं वो अपनी नाव को या फिर अपने मछली पकड़ने के जाल को वो रिपेयर करते हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ये पीरियड जो है, ये हमारे जीवन में ये रूपी समुंदर है, इसमें एक तूफान आया है। तो इसको हमें हमारी खामियों को पहचानना पड़ेगा और उसे दूर करना पड़ेगा। तो इसी खामियों के बीच एक खामी हमें रह जाती है जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसके लिए क्या करें, हम अपना कैश फ्लो मैनेज कैसे करें। तो इस पर ही यही टॉपिक लेके हमने सोचा कि आपके सामने कुछ हमारे थॉट्स शेयर करते हैं। तो इस टॉपिक पे बोलने के लिए हमारे साथ है हमारे टैलेंट टैक्स रिनेसेंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पीयूष जी चोरडिया और हमारे सीनियर एडवाइजर अनुज चोरडिया जी। सो अनुज सर पीपीटी आपके साथ में और उनके थॉट्स शेयर करेंगे। बाद में पीयूष सर भी ज्वाइन करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस को। तो आप तैयार रहिए। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं अनुज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। Thank you, Gesh. मैं just PPT start कर देता हूँ. Let me know whether I am audible or not and whether you are able to see the PPT or not. ये थोड़ा सा chat में आप डाल सकते हो. Yes sir, you are audible. Okay. अब PPT स्टार्ट कर दीजिए प्लीज. Fine. जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक हमने लिया हुआ है, आर यू डिस्ट्रॉइंग वैल्यू ऑफ योर मनी, राइट। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे ये बोला कि यार ये कौन आदमी है जो खुद की मनी की वैल्यू डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसा कोई है क्या या कोई करता है क्या। सो माय आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज यस, few people in India, few people around us are actually destroying value of our money. कैसे, क्या, will see through the presentation slides. राइट, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि आप आपकी मनी की वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेट अस सी। 3 क्वेश्चंस आपके सामने हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर मनी लाइंग आइडियल इन सेविंग्स अकाउंट एट द रेट 3% पर एनम। आप सभी जानते होंगे कि आरबीआई ने रेट कट करने के बाद सेविंग्स बैंक अकाउंट में आज के डेट पे जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है दैट इज केवल 3% पर एनम, राइट। सिमिलरली इज द केस विथ फिक्स डिपॉजिट। यदि आपने चेक किया होगा करंटली 1 ईयर 3 ईयर का आप यदि फिक्स डिपॉजिट करते हो तो करंटली बैंक्स आर ऑफरिंग 6% पर एनम। एंड थर्डली विथ रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट्स है हमारे, चाहे एंडोमेंट पॉलिसी हो चाहे मनी बैक पॉलिसी हो, ये पॉलिसीज भी लगभग 5 to 7% पर एनम के बीच में रिटर्न्स ऑफर करती है, राइट।
नाउ हमारा ऐसा मानना है कि ये तीनों में से यदि आपका क्वेश्चन का आंसर यस है, देन यू आर डिस्ट्रॉइंग वैल्यू ऑफ योर मनी, राइट? हाउ? लेट्स एनालाइज इट। नॉर्मल तौर पे कॉमन इन्वेस्टर्स इतने सारे अलग अलग एसेट्स है, स्पेशली इन इंडिया कॉमनली नोन या कॉमनली जो जिसमें इन्वेस्ट होता है वो ये सारे एसेट्स है। फर्स्ट इज इक्विटी, जिसमें हम शेयर्स आप कवर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड आता है, राइट? बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है वो आती है इसमें, राइट? सेकंड एसेट इज रियल एस्टेट। वी ऑल आर अवेयर कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जो कि हम घर लेते हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी, शॉप्स, व्हाट वी परचेज, राइट? थर्ड इज गोल्ड, सबका चहेता, सबका फेवरेट गोल्ड, ये एक एसेट क्लास है। फिक्स डिपॉजिट, एफडीज आप सब जानते हैं। एंड आखिर के दो जो है, वन इज इंश्योरेंस एंड अदर इज कैश स्ट्रोक बैंक बैलेंस। अभी इसको हमने रेड किया हुआ है और क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ये दो एसेट्स के लिए, कि ट्रू सेंस में वेदर दीज आर रियली एसेट्स और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क वी हैव पुट अपॉन कैश या बैंक बैलेंस में और इंश्योरेंस के केस में। क्यों हम इसको ट्रू सेंस में एसेट्स नहीं बोल सकते या क्यों हम नहीं बोल रहे? दिस इज द चार्ट विच विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर यू। ये एक हिस्टोरिकल रिटर्न्स है पिछले 40 सालों का, 1980 से लेके 2020 तक के हिस्टोरिकल रिटर्न्स हमने इसमें डाले हैं। ये एक्चुअल रिटर्न्स है जो डिलीवर किए हैं वेरियस एसेट क्लासेस ने। फॉर एग्जांपल इक्विटीज ने दिया हुआ है 13.7%, फिक्स डिपॉजिट्स ने दिए हैं 8.6%, गोल्ड ने 8.48%। रियल एस्टेट के केस में आप देखोगे तो हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ है। क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि वी कुड नॉट फाइंड ऑफिशियली 40 इयर्स का इसके ऊपर का डेटा कि कौन से सिटी में या कौन से एरिया ने पिछले 40 सालों में रियल एस्टेट में कितना रिटर्न्स दिया है। इसके बारे में ऑफिशियली आप देखोगे तो इक्विटीज के बारे में, एफडीज के बारे में, गोल्ड के केस में एवरेज रिटर्न्स का डेटा अवेलेबल है as far as India is concerned, but as far as real estate is concerned, it's a question mark. We are not aware कि कितना एक्चुअल रिटर्न्स दिए हुए हैं। एंड लास्ट टू एसेट्स के बारे में बात करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड बैंक बैलेंस। इसको देखोगे तो हमने पहले के स्लाइड में जो देखा था, हमने क्वेश्चन मार्क किया था कि वेदर दिस इज ट्रू सेंस में ये एसेट्स है क्या। हम बात करते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट की और बैंक बैलेंस की, इनके हिस्टोरिकल एक एवरेज रिटर्न हमने डाले हुए हैं इसमें। इंश्योरेंस बिटवीन 5 to 8% एंड बैंक बैलेंस बिटवीन 3 to 6%, जो सेविंग्स अकाउंट की हम बात कर रहे हैं इसमें, राइट? बॉटम ऑफ द स्लाइड पे आप चेक करोगे तो हमने एक इन्फ्लेशन के बारे में कुछ लिखा है। इन्फ्लेशन ने आपकी जो मनी की वैल्यू है, इट हैज डिस्ट्रॉयड योर वैल्यू ऑफ मनी बाय 6.5%। इसका मतलब पिछले 40 सालों का एवरेज इन्फ्लेशन रहा हुआ है 6.5%, राइट? जिसको हम कॉमन टर्म्स में महंगाई बोलते हैं। महंगाई का एवरेज 6.5% रहा है। एंड महंगाई के बारे में जस्ट एकदम बेसिक एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूँ। लेट अस से कोई चीज आप खरीद रहे हैं आज 100 रुपए में, राइट? और एक साल बाद बिकॉज इन्फ्लेशन 6.5% है, तो वो सेम चीज आपको 106 रुपए 50 पैसा में खरीदना पड़ता है। सो आज के जो मेरा 100 रुपया है, वो सेम 100 रुपए में एक साल बाद मैं वो चीज खरीद नहीं पाता हूँ बिकॉज ऑफ महंगाई, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? Therefore, what becomes important is कि हम नेट रिटर्न्स कितना मिला है, वेरियस एसेट क्लासेस ने कितना दिया है आफ्टर इन्फ्लेशन। मतलब जो मेरी महंगाई है, जो मेरी मनी वैल्यू को डिस्ट्रॉय करती है, इसको घटाने के बाद मेरे को नेट रिटर्न्स कितना मिला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे तो नेट रिटर्न्स आफ्टर इन्फ्लेशन इक्विटीज के केस में है 7%, एफडीज के केस में है 2%, गोल्ड के केस में भी ऑलमोस्ट 2% है। रियल एस्टेट एज आई सेड डेटा नॉट अवेलेबल। इंश्योरेंस प्रोडक्ट और बैंक कैश बैंक बैलेंस के केस में देखोगे तो इट रेंजेस फ्रॉम -1.5% से +1.5% इन केस ऑफ इंश्योरेंस, एंड इन केस ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट -3.5% से 0.5%। कैसे? इन्फ्लेशन 6.5% रहा है 40 साल का एवरेज, एंड एवरेज रिटर्न्स आप देख सकते हो सेकंड कॉलम में डले हुए। सो आप इन्फ्लेशन घटा दोगे तो ये प्रोडक्ट्स ने एक्चुअली निगेटिव रिटर्न्स दिए हुए ओवर लास्ट 40 इयर्स के एवरेज की बात करते हैं हम, राइट? अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इक्विटीज में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है। और जो फिक्स डिपॉजिट, जो गोल्ड है, इसमें कम रिस्क रहती है, इसलिए कम रिटर्न्स है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? आप ग्रॉस लेवल पे देखोगे तो नंबर में परसेंटेज टर्म्स में
केवल 5% का डिफरेंस है बिटवीन इक्विटीज एंड एफडी या इक्विटीज एंड गोल्ड, राइट, 5-6% का फर्क है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है इसका। ये 5% दिखने में आपको भले ही कम दिखता होगा, बट ये क्या इम्पैक्ट करता है आइए देखते हैं। बिफोर दैट, ये 5% का इम्पैक्ट क्या है, इसके लिए हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो हमारे पृथ्वी के, प्लैनेट के वन ऑफ द मोस्ट, जिसको हम इंटेलेक्चुअल पर्सन बोल सकते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8th वंडर का मतलब उनका ऐसा मानना था कि ये जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, ये एक अजूबा है, एक 8वां अजूबा है। जो ये चीज समझ लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट, कंपाउंडिंग का कंसेप्ट, वो बहुत सारा पैसा बना सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकता है। और जो ये चीज या ये कंसेप्ट नहीं समझेगा, इसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो आपने पहले स्लाइड में देखा होगा कि निगेटिव रिटर्न्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये ओपिनियन था, राइट। हम देखते हैं ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है। एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि लेट अस अज्यूम 26% पर एनम का रिटर्न्स आपको मिलता है कोई XYZ एसेट्स में, राइट। इसका जो वैल्यू है, 100 रुपए का जो वैल्यू है, ये 26% से यदि हम कंपाउंड करेंगे तो इसका वैल्यू बनता है 1000 रुपया, मतलब 10x हो जाता है 10 सालों में। और 20 सालों में आप देखोगे तो वो 100x हो जाता है। इसका मतलब 100 रुपए जो आपने आज इन्वेस्ट किया है, वो 10 साल बनता है 1000 और 20 साल बनता है 10,000 रुपए, 100 रुपए का, राइट। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप स्लाइड के नीचे में देखोगे लास्ट दो हमने बोल्ड किया हुआ है। एट द एंड ऑफ 17th ईयर, मतलब जो 20 साल आप इन्वेस्ट करने वाले हो, 17वें साल के आखिर में आपका वैल्यू बनता है 50x। इसका मतलब 100 रुपए का बनता है लगभग 5,000 रुपए। लेकिन यदि आप पेशेंस दिखाते हो, यदि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप समझते हो, तो आप 20 साल तक होल्ड करोगे और उसका इंपैक्ट ये होता है कि ये जो 50x है, ये अगले 3 सालों में डबल हो जाता है, मतलब 100x हो जाता है। सो टू समराइज, जो आपने पहले साल से लेके 17वें साल तक जितना पैसा कमाया, 100 रुपए से 5,000 रुपए, राइट, अगले 3 सालों में, मतलब 18वां साल, 19वां साल और 20वां साल, ये 3 सालों में 5,000 रुपए का बन जाता है 10,000 रुपए। दिस इज द ट्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे यार फिर 20 साल के लिए क्यों इन्वेस्ट करना, सिर्फ वो 18वें, 19वें और 20 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे और उतना पैसा अपने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं वर्कआउट होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ही है कि आप 20 साल तक होल्ड करोगे और 17वें साल में एग्जिट ना होते समय 20 साल तक पूरा आप उसका साइकिल, या 20 साल 25 साल जो भी आपका साइकिल है, दैट यू नीड टू बी इन्वेस्टेड अपॉन, राइट। अभी आते हैं वो 5% के कंसेप्ट के ऊपर। उसका हमने एक्चुअल फिगर्स डाले हुए हैं। एज्यूमिंग यू इन्वेस्ट 1,000 रुपीज पर मंथ इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स हमने ऑलरेडी देखे हुए थे, 13% और 8% का डिफरेंस। अब इसका इंपैक्ट देते हैं, क्या इंपैक्ट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। आपने 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया, मतलब 12 महीने के हो गए 12,000 रुपए, राइट। इसको आप 40 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते थे, लेटर से 1980 से लेके 2020 तक, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कॉस्ट प्राइस बनता था 4,80,000 तीनों एसेट क्लासेस में, इक्विटीज, एफडीज, गोल्ड के केस में। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इज लास्ट कॉलम में एसेट वैल्यू क्या है। लास्ट कॉलम आप चेक करोगे, इक्विटीज के केस में ये जो 1,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है पर मंथ, ये 4,80,000 का बनता है 2,24,00,000 रुपए, राइट। वही आप कंपेयर करोगे फिक्स डिपॉजिट के साथ, तो वो 4,80,000 का केवल 46 लाख रुपए बनता है। मतलब 5% का जो इम्पैक्ट है, ये एक्चुअल में 5% नहीं है। वैल्यू टर्म्स में आप देखोगे तो 46 लाख का एफडी इक्विटीज के कंपैरिजन में 2,24,00,000 इक्विटीज है। मतलब इट इज ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। 46 लाख का 5 टाइम्स आप करोगे, मतलब 500% इतना इम्पैक्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जस्ट बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमने 40 इयर्स का एक एग्जांपल लिया है इसमें। और एक चीज आप देखोगे तो फिक्स डिपॉजिट्स और गोल्ड के केस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। परसेंटेज टर्म्स में लगभग सेम रिटर्न है, 8.6 और 8.5 के करीब रिटर्न है एफडी का और गोल्ड का। वैल्यू टर्म्स में आप देखिए 46 लाख और 34 लाख, मतलब इवन तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है तीनों का, 4,80,000, बट वैल्यू, फाइनल जो एसेट वैल्यू है वो 46 लाख और 34 लाख, 12 लाख रुपए का डिफरेंस है, विच इज वेरी साइजेबल, वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट के केस में 1,000 रुपए तो आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये एसेट क्लास ह्यूज बड़ा टिकट साइज वाला इन्वेस्टमेंट है।
इसलिए सिंस रिटर्न्स का भी डेटा नहीं है अपने पास एंड इन्वेस्टमेंट पर मंथ आप 1000 रुपए कर भी नहीं सकते, इसके लिए वी हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क अगेन। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक हम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। एक मिस्टर कुमार है जिनकी उम्र 40 साल है और एक मिस्टर सिंह है जिनकी उम्र 30 साल है। दोनों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और वो उनके रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस जमा कर रहे हैं, राइट। मिस्टर कुमार 15,000 रुपए के पर मंथ एसआईपी चालू कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके 20 साल तक, क्योंकि वो 60 साल में रिटायर होने वाले हैं, इसलिए 20 साल तक वो इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहेंगे। तो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कॉस्ट वाइज है 36 लाख रुपए। अदर हैंड पे मिस्टर सिंह है, इनके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, 15,000 नहीं है, ये केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये लंबे समय तक मतलब 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर हिज रिटायरमेंट। दोनों के केस में इन्वेस्टमेंट वैल्यू 36 लाख ही है, बट आप रिटायरमेंट का कॉर्पस देख लीजिए। मिस्टर कुमार केवल 2 करोड़ 1.96 करोड़ जमा कर पाते हैं ओवर 20 ईयर पीरियड। वही मिस्टर सिंह जिन्होंने केवल 10,000 क्या ही किया है, मतलब 15,000 भी नहीं, 10,000 ही किया है, बट उनका जो वैल्यू है वो 5.5 करोड़ जाता है। 5.5 करोड़ का मतलब है ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ ज्यादा है मिस्टर सिंह ने कमाए हुए रिटायरमेंट का कॉर्पस क्रिएट किया हुआ जो मिस्टर कुमार के कंपैरिजन में। सो ये सर इसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना डिफरेंस पे करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कितना डिफरेंस वैल्यू में क्रिएट होता है। ओके, अभी तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हमने देख लिया। नाउ व्हाई वी आर सेइंग दैट शेयर्स का या म्यूचुअल फंड का दे आर अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट या अदर जो भी एसेट क्लासेस है उसके कंपैरिजन में। फॉर दैट वी हैव कैटेगराइज इनटू 4 बकेट्स। हमने 4 इसके मेजर बेनिफिट्स इक्विटीज के यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन का क्या बेनिफिट है इक्विटीज में। नॉर्मली जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंड मैनेजर्स जो रहते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, वो 30-40 अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपका जो भी पैसा है, लेट से आपने 5,000 रुपए उनको पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो जो 5,000 रुपए है वो 30-40 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, जो भी प्रोपोर्शन फंड मैनेजर को ठीक लगता है वो हिसाब से, राइट। मान लीजिए 5 साल बाद या 10 साल बाद 40 में से 3-4 कंपनीज डूब गए या लॉसेस में चले गए या बंद गिर गए, वट एवर कुड बी द रीजन, बट फिर भी बाकी के जो 35-36 कंपनीज है वो फिर भी एग्जिस्टेंस में रहते हैं, वो फिर भी अच्छा बेनिफिट आपको देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो ये डाइवर्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इन केस ऑफ इक्विटीज, शेयर या म्यूचुअल फंड के केस में। आप वही कंपेयर करोगे विद लेट अस से एन एसेट क्लास लाइक रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के केस में इफ यू से कि मैं डाइवर्सिफाई करूंगा, मैं पुणे में भी फ्लैट लूंगा, बैंगलोर में भी लूंगा, दिल्ली में मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी लूंगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको पता भी होगा एक कॉमन मैन के लिए टू डाइवर्सिफाई इन रियल एस्टेट is almost next to impossible, right? Then comes second benefit of flexibility. Flexibility ये जो एसेट क्लास में है, ये कोई भी एसेट क्लास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जितनी इक्विटीज में है। कैसे? यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, लेट अस से आप 500 रुपए से या 1000 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, बी इट इन शेयर्स, बी इट इन म्यूचुअल फंड। यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 500 रुपीज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे आपका प्रमोशन हो गया या आपका इनकम बढ़ गया, तो आप ये 500 रुपए से इसको बढ़ा सकते हो 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए तक। आपके इनकम लेवल के हिसाब से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। मान लीजिए कि कोरोना जैसे सिचुएशन आ गई और पूरा लॉकडाउन हो गया और सब घर पे बैठे हुए और आप पे थोड़ा सा कैश फ्लो का बर्डन आ रहा है, यू कैन स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट, यू कैन पॉज योर इन्वेस्टमेंट। एसआईपी पॉज करने का ऑप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट स्टॉप करने का ऑप्शन होता है, एंड देन अगेन जैसे नॉर्मलाइज हो जाएगा यू कैन अगेन रिकंटिन्यू इट, कंटिन्यू कर सकते हैं आप, राइट। ये बेनिफिट आप देखोगे। लेट अस से रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं। आपको कोई फ्लैट खरीदी करना है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको लेनी है और आपने 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया। एक बार आपने डाउन पेमेंट कर दिया, इसके बाद इसमें पॉज का, स्टॉप का कोई ऑप्शन नहीं है। इधर आपको पूरा पैसे कंटिन्यू करके पैसे देने पड़ेंगे या तो आपको वो फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ये 2 ही ऑप्शन है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पॉज का कोई बटन अवेलेबल ही नहीं होता है। यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। सिमिलरली एक बार आपने एफडी कर दी, राइट, एक बार आपने अमाउंट कर दी, तो प्रोबेबली आफ्टर सम टाइम यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज। सो फ्लेक्सिबिलिटी जो इक्विटीज के केस में या थोड़ा बहुत पोर्शन एफडीज के केस में है, वो ऑप्शन रियल एस्टेट के फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। थर्ड एस्पेक्ट पे आते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में 2 कैटेगरीज में मैं इसको स्प्लिट करूंगा। फर्स्ट कैटेगरी ऐसा होता है कि आज मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे आप आपके इक्विटीज की, शेयर्स की, म्यूचुअल फंड्स की एक्चुअल वैल्यू देख सकते हो कि आज की वैल्यू क्या है मेरी।
सो इट इज सो ट्रांसपेरेंट कि आप आज चेक कर सकते हो मेरा आज का वैल्यू कितना है, मोबाइल पे चेक कर सकते हो, राइट। ये सेम आप चेक करोगे तो गोल्ड के केस में या रियल एस्टेट के केस में ये पॉसिबल नहीं है कि मेरा आज का घर का भाव कितना है, या मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किया है उसका आज का भाव कितना है। मे भी आपको एक अंदाजा हो सकता है कि हाँ ये हो सकता है, ये वैल्यू 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का भाव मेरे एरिया में चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हो सकता है, एक टेंटेटिव आप निकाल सकते हो। बट जब आप सेल करने जाओगे तब आपको एक्चुअल उसका वैल्यू पता चलेगा, ये 5,000 है, 4,800 है, 5,100 है, क्या है। तो ये ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल नहीं रहती, ये कहीं पे ऐसा रहता नहीं है कि हाँ इतना ही वैल्यू आपको मिलेगा, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ इवन गोल्ड, आरबीआई का खुद का मानना है कि इंडिया में कितना गोल्ड है, इसका आंसर आरबीआई को पूछने के बजाय आप यदि किसी अर्निंग मेंबर को भी पूछोगे वो भी बता नहीं पाएंगे उसके बीवी के पास कितना गोल्ड छुपाया हुआ है, कितना गोल्ड उसके पास है। फॉरगेट अबाउट वैल्यू निकालना, वैल्यू का तो फिर भी आप ग्राम का रेट आपको पता होगा, ऑनलाइन दिखता भी है, राइट। बट फिजिकली गोल्ड कितना अवेलेबल है अपने पास, फैमिली के पास, वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, एक्चुअली अवेयर ऑफ इट, राइट। एंड फाइनली कमिंग टू लिक्विडिटी एस्पेक्ट। लिक्विडिटी एस्पेक्ट तो मेरे हिसाब से कोरोना सिचुएशन ने बहुत सारे एसेट क्लासेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50,000 की आपके पास एफडी है या 50,000 रुपए का आपके पास म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है, आप उसमें से 10,000 रुपए रिडम्पशन कर सकते हो, सेल कर सकते हो, फिर भी आपका जो 40,000 है आप फिर भी इन्वेस्टेड रहेगा, फिर भी अब वो आपके लिए रिटर्न देता रहेगा। ये लिक्विडिटी का ऑप्शन रियल एस्टेट के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आधा घर मैंने बेच दिया, आधा घर वैसा का वैसा रख दिया, पॉसिबल ही नहीं है। एक तो आपको पूरा घर बेचना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ एफडी, आपने एक बार एफडी कर दी 50,000 रुपए की, आप उसको तोड़ सकते हो, राइट, लेकिन उसमें से आधा विड्रॉल करेंगे, 20,000 का विड्रॉल किया, 30,000 वैसे ही रखा, ये पॉसिबल नहीं है। या सेकंडली इंटरेस्ट जो है बैंक आपको पूरा इंटरेस्ट भी नहीं देती, तो आप वहां पे भी लॉस हो जाता है उस केस में बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी एस्पेक्ट जो कम है। एंड कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बोला, जितना आपको चाहिए उतना अमाउंट आप यूनिट सेल कर सकते हो, शेयर सेल कर सकते हो, पार्शियल अमाउंट आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। Now this brings to me a very important concept of goal based investing, right? बहुत हमारे क्लाइंट्स के केस में भी, फ्रेंड्स के केस में, रिलेटिव्स के केस में मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत कम लोग ये प्लान करते हैं, बहुत कम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग मतलब आप आपके सामने स्लाइड पे देख सकते हो कि 4 गोल्स हमने आइडेंटिफाई किए। ये कॉमन गोल्स है, इट इज एप्लीकेबल ऑलमोस्ट टू एवरीवन। बेटी की शादी है या बेटे की शादी होने वाली है, कार है, चिल्ड्रन का एजुकेशन है एंड रिटायरमेंट है। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी ऑफ अस, राइट। इसमें कॉमन गोल्स है और भी बहुत सारे गोल्स है जो हर एक के लाइफ में होते हैं, बट आई हैव टेकन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स यहाँ पे, राइट। व्हाई आई एम सेइंग गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट इज बिकॉज हमने अभी देखा है ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस, जिनको आज बच्चे जिनके स्कूल में जाते हैं वो बोलेंगे यार एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। हमारे जमाने में एजुकेशन का कॉस्ट बहुत कम था, आज के डेट में वो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई, आज अफोर्डेबल नहीं हुआ है एजुकेशन। सिमिलरली इस केस ऑफ मैरिजेस, बहुत खर्चे शादियों में आजकल होते हैं बिकॉज ऑफ पीयर कंपैरिजन बोलिए या कोई भी रीजन की वजह से, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई आपकी गोल्स क्या क्या है, राइट। एंड एक बार आपने वो गोल्स आइडेंटिफाई कर लिया, उसको कितनी अमाउंट लगने वाली है यू कैन आइडेंटिफाई दैट, या इसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। एंड उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट एन अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात करें, मान लीजिए आपने एसआईपी स्टार्ट किया, राइट, 5,000 रुपए से स्टार्ट किया, एंड यू फील दैट दिस विल बी इनफ फॉर योर डॉटर्स वेडिंग एट द एंड ऑफ लेटर से 16th ईयर या 18th ईयर, राइट। यू कैन मॉनिटर इट, आप उसको मॉनिटर कर सकते हो कि ये अमाउंट की तरफ जो बढ़ रहा हो बराबर है नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एजुकेशन के केस में यदि मैं बात करूं, स्पेशली इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई है, इट इज ऑलमोस्ट 8 to 10%। जो एवरेज इन्फ्लेशन भले ही 6, 6.5, 7% है, और जो एजुकेशन का इन्फ्लेशन है वो पिछले 10 सालों में तो इट हैज बीन एवरेजिंग एट अराउंड 9-10%, राइट। देयरफॉर इट बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच, राइट। कंक्लूडिंग स्लाइड की तरफ मैं आता हूं। दिस इज आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स। ये हमने बहुत बार सुना है कि जो ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम रिस्क लेगा उसको कम पैसा मिलेगा। व्हाट वी एट टैलेंटेक्स बिलीव इज लो रिस्क हाई रिटर्न्स। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, ये तो फिर सब लोग यही करेंगे।
कि लो रिस्क करेंगे और मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे, या एनहांस करेंगे रिटर्न्स, ऑप्टिमाइज करेंगे रिटर्न्स, राइट? थोड़ा सा मैं इस पे लाइट थ्रो करता हूँ दो एस्पेक्ट्स के ऊपर. लोअरिंग द रिस्क, फर्स्ट इज दैट फैक्टर. कैसे आप रिस्क कर सकते हैं लोअर? फर्स्ट इज यू एक्सपांड, या आपका जो टाइम हॉराइजन है इन्वेस्टमेंट का, आप इसको बढ़ा दीजिए. यू पुट, लेट अस से आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादातर के अपने गोल्स लॉन्ग टर्म के होते हैं, राइट? सो यू एक्सपांड योर टाइम हॉराइजन 5 years 10 years 15 years का. और जैसे आप टाइम हॉराइजन आपका बढ़ाओगे, इक्विटीज का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग योर कैपिटल या लूजिंग योर मनी ऑलमोस्ट कम्स डाउन टू 0.0001%, राइट? यदि आपने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट किया इन इक्विटीज 9 10 years 15 years, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डाउन टू जीरो इज ऑलमोस्ट जीरो. दिस इज एज फार एज द रिस्क फैक्टर इज कंसर्न. एज फार एज हायर द रिटर्न्स या मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न जिसको हम बोल सकते हैं, ऑप्टिमाइजिंग द रिटर्न जिसको हम बोल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको? आप एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर सकते हैं कि मेरा कितना कंपोनेंट ऐसा होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हो, जो कि इक्विटीज में हो. कौन सा ऐसा मेरा परसेंटेज है जो गोल्ड में होना चाहिए, कितना ऐसा परसेंटेज है जो मेरा एफडीज में होना चाहिए, राइट? सो एक प्रॉपर मिक्स बना के यू कैन डेफिनेटली ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज, you can make your returns higher than the averages. This is definitely possible. You can do it. आइए देखते हैं कि टीम टैलेंटेक्स आपको कैसे हेल्प कर सकती है. ये जो भी हमने आज पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कंसेप्ट देखा, या जो भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हमने स्लाइड्स देखे, हाउ वी कैन हेल्प यू. सो दीज आर द 3 buckets in which we can help you. फर्स्ट इज, जैसे मैंने कहा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग. हमने इसके पहले के ही स्लाइड में देखा कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग मतलब क्या और कैसे करना चाहिए, how it is appropriate to identify today and plan accordingly based on the investment asset जो अपने पास available है. Second is an important aspect of financial planning. Financial planning में बहुत सारे factors consider होते हैं, जैसे कि पर्सन इन्वेस्टर का एज क्या है, उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स है, उसका इनकम क्या है, एक्सपेंस लेवल्स क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी प्रिपेयर अ एंटायर कैश फ्लो स्टेटमेंट. पूरा हम उसका कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एंड दैट वी रिव्यू इट पीरियडिकली. एवरी ईयर हम उसको रिव्यू करते हैं, कुछ एसेट एलोकेशन में चेंजेस है क्या, कुछ गोल्स में बदलाव हुए क्या, कुछ वैल्यूज में बदलाव हुए क्या, इसका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग वी डू, राइट? एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज म्यूचुअल फंड एडवाइजरी. म्यूचुअल फंड एडवाइजरी की यदि हम बात करते हैं, तो आज क्या हो गया है कि ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसके बेसिस पे बोले कि यार एडवाइजर की क्यों जरूरत है, कोई भी म्यूचुअल फंड, टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड, हिस्टोरिकल जिसने अच्छे रिटर्न दिए वो ले लो और खरीद लो और आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे. Many people would have realized in the last 5 years, in last 6-7 years, there are certain mutual funds who have performed better than the other. क्या रीजन से इसके, किसने इसका एनालिसिस किया है कि नहीं रिटेल इन्वेस्टर का, आई एम नॉट अवेयर. बट व्हाट वी डू इज वी टेक इनटू कंसीडर लॉट ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स. सो टेक्निकल फैक्टर्स मतलब शार्प रेशियो वो पर्टिकुलर फंड का क्या है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मतलब कितना रिस्क है उस फंड में, दैट वी मॉनिटर. ट्रेंडर रेशियो क्या है, ये जो सारे टेक्निकल पैरामीटर्स है. आज ये फोरम नहीं है, बट डेफिनेटली एक आइडिया देना चाहता हूँ. फंड मैनेजर कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ऑल दिस फैक्टर्स वी टेक इनटू कंसीडर बिफोर एडवाइजिंग आवर क्लाइंट्स, राइट? I would conclude over here, and I would request Tushar to take it forward for the Q&A session. Thank you, sir. Thank you for your brief explanation about how to manage your money more efficiently, and most importantly, how to invest the money correctly so that we can maximize your profit. I think मुझे लग रहा है कि सभी लोग इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ होगा, क्योंकि इस कोरोना के पीरियड में मुझे ऐसा लगता है ये प्रेजेंटेशन काफी जरूरी था और ये टॉपिक भी काफी जरूरी था. So now, without wasting much more your time, I request Mr. Piyush Chorodia for Q&A session. Piyush ji, are you there? Yes, I am there, Tushar. Am I audible? Okay, yes sir, yes. So sir, first question मैं आपसे पूछता हूँ जो कि हमें आया है, मुझे पर्सनली आया है क्वेश्चन. Is there any investment opportunity in this corona period? And if it's so, is it correct to invest in this period? What is your opinion on that, sir? Okay. अब ये निगेटिविटी के माहौल में कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें भी निकल के आ रही है. जैसे अब लोग थोड़ा घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो कुछ कुछ चीजों पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं.
जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का इसेंशियल पार्ट और नॉन इसेंशियल पार्ट क्या है, इसका एक रफ आइडिया एटलीस्ट लोगों को अभी आने लगा है कि भाई अपना पहले जो नॉर्मल केस में हम अपने जो इसेंशियल एक्सपेंसेस क्या होते थे, कितने होते थे, और नॉन इसेंशियल क्या होते थे। और इसका फायदा ये होगा आगे जाके, जैसे अपना लाइफ थोड़ा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा, 4-6 महीने जो भी पीरियड हो, उसके बाद एटलीस्ट अब जैसे कुछ कुछ चीजें हो गई कि डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग हो गया, जैसे कि ट्रैवल प्लान्स हो गए, या कोई ईटिंग आउट हो गया, या शॉपिंग हो गया, या कुछ चीजें खरीदनी हो गई। तो ये चीजों का केस में अभी कुछ इश्यूज ये आएंगे कि ट्रैवल शायद हम लोग 4-6 महीने साल भर के लिए शायद ना कर पाए, या तो अगर ट्रैवल करते भी है तो एक थोड़ा मन में झिझक रहेगा कि ट्रैवल करना जरूरी है या नहीं। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट पीपल टू कट डाउन ऑन सम ऑफ योर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स लाइक ट्रैवल एंड ईटिंग आउट या कुछ ये चीजें, और वो पैसे को अगर आप 4-6 महीने, या मैं तो कहूंगा कि अगर एक साल भर का भी एक इमरजेंसी कॉर्पस बना के रखे, साल भर का इमरजेंसी कॉर्पस यानी 12 months ऑफ योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मस्ट बी योर इमरजेंसी कॉर्पस, ताकि ये सिचुएशन जो हमारे लिए अभी नहीं है सभी लोगों के लिए लाइफ में, ये सिचुएशन अगर आगे जाके आती है या जॉब लॉसेस होते हैं किसी के आगे जाके, तो वी वुड बी बेटर प्रिपेयर्ड इन दैट केस। और जिन लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्टिंग नहीं किया है शुरू, वो लोग डेफिनेटली सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं, भले ही अमाउंट 2000 हो, 5000 हो, वट एवर इज द अमाउंट। ओके सर, सो ये पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा आपके हिसाब से? डेफिनेटली। ओके सर, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं रियल एस्टेट के रिलेटेड। वो लोग पूछ रहे हैं कि रियल एस्टेट में अभी थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन अनुज सर ने बताया कि इक्विटीज में किस हिसाब से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, फिर भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों पसंद करते हैं इक्विटीज के अलावा? इसका रीजन क्या है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब रियल एस्टेट ऐसा है कि 2017 में एक आरबीआई का एक इंटरेस्टिंग डेटा आया था, जहां पे फाइंडिंग्स ये निकल के आई थी कि इंडिया के 84% ऑफ वेल्थ, जो इंडियन लोगों की 84% वेल्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, और 11% वेल्थ इज इन गोल्ड। यानी फिजिकल एसेट क्लासेस जो हम बोलते हैं कि गोल्ड एंड रियल एस्टेट अकाउंट फॉर नियरली 95% ऑफ इंडियन पीपल्स वेल्थ, और ओनली 5% ऑफ द इंडियंस वेल्थ इज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इंश्योरेंस हो गया, या इक्विटीज हो गया, या फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया। सो इसका और एक रीजन ये है कि रियल एस्टेट चूंकि एक फिजिकल एसेट क्लास है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है होता है लोगों का, और एक स्टेटस सिंबल का भी प्रतीक माना जाता है इंडिया जैसी कंट्री में। यानी एज कंपेयर टू इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। यानी अगर कोई बंदा है जिसके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है या 1-2 फ्लैट्स है इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, तो उसके रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड्स को आमतौर पे एक आइडिया हो जाता है कि भाई इस बंदे का ये चीजों में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो खुद उनको बताता है, प्राउडली बताता है। लेकिन इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स के केस में कोई अपने एसेट्स डिस्क्लोज नहीं करता है, एक तो, और दूसरा ये है कि एक फिजिकल एसेट क्लास होने की वजह से एक थोड़ा लोगों का अटैचमेंट अलग होता है रियल एस्टेट के तरफ। ऑब्वियसली कुछ लोग खुद का घर खरीदने के लिए भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं आता है कि भाई दूसरे एसेट क्लासेस में उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक रीजन रियल एस्टेट के रिटर्न्स का पॉइंट आउट करने का है। मैं अभी एक दो क्वेश्चन और भी देख रहा था रियल एस्टेट पे, तो जनरली उनके एक सिंपलिस्टिक रिटर्न्स देखते हैं लोग रियल एस्टेट में कि भाई मैंने 20-30 साल पहले कोई जमीन ली थी, मेरे बाप दादा के जमाने में उन्होंने ली थी, और आज उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गई है। लेकिन अगर हम उसका कंपाउंडेड रिटर्न देखेंगे, एनुअलाइज्ड रिटर्न, तो वो रिटर्न्स तकरीबन 7-8% के रिटर्न्स आते हैं। अब ये इंडिया में तो ये डेटा अवेलेबल नहीं है रियल एस्टेट का, बिकॉज रियल एस्टेट एक बहुत ही ओपेक एसेट क्लास रहा है प्रायर टू रेरा यानी रेगुलेटर नाम की कोई चीज पहले रियल एस्टेट में थी ही नहीं, जो अब आई है। सो उस हिसाब से अगर हम ग्लोबली भी रियल एस्टेट के रिटर्न्स देखते हैं, तो दे आर नथिंग कंपेयर्ड टू अदर एसेट क्लासेस। 2 या 3% के रिटर्न्स ग्लोबल रियल एस्टेट डिलीवर करता है। ओके
सर एक और क्वेश्चन आया है किरण सावले सर से। किरण सर से एक क्वेश्चन है, एसआईपी जो अपन इन्वेस्ट करते हैं वो कोई भी एक फिक्स डे पे होती है। करेक्ट। वहां पे मार्केट अप भी रहता है और कभी कभी डाउन भी रहता है। करेक्ट। तो जब मार्केट अप रहता है तभी भी वही दिन पे एसआईपी अमाउंट इन्वेस्ट होती है क्योंकि वो फिक्स डे के हिसाब से रहती है। करेक्ट। तो उस केस में एसआईपी यूजफुल कैसे हुई, ये उनका क्वेश्चन है। एसआईपी यूजफुल होती है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू जो होती है फंड की, वो वर्क कर, उसके रिटर्न्स आपको तभी मिलते हैं जब आप अपसाइड यानी मार्केट अप हो तब भी इन्वेस्ट करते हो, और अगर मार्केट क्रैश हुआ है जैसे रिसेंटली हुआ है तभी भी इन्वेस्ट करते हो, तो इनफैक्ट ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कंसेप्ट यहाँ पे काम करता है। जैसे कि अगर आपके फंड का एनएवी 10 रुपया है, तो अगर मार्च महीने जैसा कोई मार्केट क्रैश आ गया तो वो एनएवी 10। आवाज नहीं आ रहा है, लाइट गई शायद। नहीं लाइट है। हेलो। आ रहा है? नहीं। हेलो हेलो। पीयूष पीयूष का आवाज नहीं आ रहा है। या तुषार, अगर पीयूष सर नहीं होंगे, अनुज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्यूएनए सेशन के लिए आप अवेलेबल रहिए। हेलो। यस तुषार, आई एम अवेलेबल। एम आई ऑडिबल? यस 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 सर। यस, सो आई जस्ट कंप्लीट। Okay sir. I'll just complete the point what Piyush was trying to make. Hello? Yes, you are audible sir. Yes. किरण सर का जो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा एसआईपी के बारे में, जैसे पीयूष सर ने बारे में कि रूपी एवरेज होता है। व्हाट इज ऑल्सो, आप ऐसा डे या आप इसको टाइम नहीं कर सकते कि जिस दिन मार्केट गिरेगा मैं उसी दिन इन्वेस्ट करूंगा, या जिस दिन मार्केट ऊपर रहेगा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इट डजंट वर्क दैट वे, राइट? सो आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस पॉइंट इन टाइम पे यू हैव टू सिलेक्ट अ डेट, राइट? 10 तारीख या 15 तारीख जो भी है, एंड अक्रॉस साइकिल यदि आप वो इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो, इन दैट केस डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि एवरेजिंग कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आज 10 रुपए का एनआईवी है, राइट? मार्केट जब ऊपर जाता है वो 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए पे आता है, एंड कोरोना के पीरियड में मार्केट 40% नीचे आया था, तो आपकी जो 10 रुपए की एनआईवी दैट ड्रॉप्स डाउन बाय 40%। इन दैट केस आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप परचेस कर पाते हो वो बहुत हायर साइड पे रहता है, एंड देयरफॉर इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, एंड विच ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर पीरियड एवरेजिंग आउट होके योर कॉस्ट प्राइस कम्स डाउन, आपका कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर रिटर्न्स आर ऑलवेज बेटर। ओके सर, काफी लोगों के आई थिंक एसआईपी और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग किस हिसाब से करें उसके रिलेटिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपने स्लाइड में मुझे बताया, सब लोगों को बताया, ये चीज क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या, और ये आप लोग किस तरीके से करते हैं? Piyush, you are audible? Yes, I am audible. No, I am not able to hear you. I think I'll take this question. Tushar, I'll answer it. Sure sir. Yeah. So normally what we do in financial planning is, जब भी कोई इन्वेस्टर या कोई क्लाइंट हमारे पास आते हैं, तो what we first do is risk profiling. Now what is risk profiling? इसमें हम क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर का एज क्या है, राइट? उनके इनकम लेवल्स क्या है, उनकी इनकम कितनी है, उनके करंट एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, राइट? उनका एडिक्वेट इंश्योरेंस है कि नहीं है, राइट? उनके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स है, कितने ऐसे पर्सन है जो उस अर्निंग मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? सो ऑल दिस फैक्टर्स वी टेक इनटू कंसिडरेशन, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कम टू अ कंक्लूजन दैट इस पर्सन का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज कितनी है, इसका क्या रिस्क प्रोफाइल है। दैट इज व्हाट फर्स्ट वी क्रिएट, नंबर 1। सेकंड व्हाट वी डू इज, हम उनको, जैसे मैंने कहा था मेरे प्रेजेंटेशन में भी, कि वी प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन सिंपल टर्म्स में यदि मैं बोलूं तो उस पर्सन का टोटल इनकम कितना है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके क्या क्या गोल्स आने वाले हैं, उसके क्या क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं, क्या क्या करंटली वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, एवरीथिंग पुट टुगेदर, इसका हम एक मैनेजमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपेयर करते हैं, राइट फ्रॉम टुडेज डेट टिल द टाइम ही रिटायर्स। सो आज से लेकर रिटायरमेंट तक का पूरा हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर, एंड नॉट ओनली वी प्रिपेयर, वी ऑल्सो रिव्यू इट almost on a every year basis, and in some cases in 6 monthly basis.
कुछ केसेस में 6 मंथली भी करना पड़ता है, जैसे कोरोना की सिचुएशन है, वी हैव टू रीअसेस आवर क्लाइंट्स पोर्टफोलियो, दैट इज नंबर 2। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमेशा हमने देखा है क्लाइंट्स के केस में मिसिंग, दैट इज एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि कितना परसेंटेज, लेट अस से कोई पर्सन के पास 100 रुपए का एसेट्स है, उसमें से कितना रुपीज इन्वेस्टेड है इक्विटीज में, कितना परसेंट इन्वेस्टेड है रियल एस्टेट में, कितना परसेंट गोल्ड में है, कितना परसेंट फिक्स डिपॉजिट्स में है, इसका हम उसको एसेट एलोकेशन प्रिपेयर करके देते हैं कि आपके लिए आइडियल एसेट एलोकेशन क्या है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ये हर एक के लिए, यदि फॉर एग्जांपल मेरे लिए समझो 60% इक्विटी है या 70% इक्विटी है, नॉट नेसेसरी कि वो आपके लिए भी वही एप्लीकेबल होगा, राइट? बेस्ड ऑन आपके इनकम लेवल्स और वो सब कंसिडर करके एन एसेट एलोकेशन इज बीइंग गिवन टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट? और एक मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूँ एसेट एलोकेशन के कैसे हुआ था। हमारे एक सर है, आई विल नॉट नेम हिम, बट आई टेल यू अ रियल एग्जांपल व्हाट हैड हैपेंड। 8 months बैक मैं उनके घर पे गया था, हमारे नजदीक ही रहते वो सर, एंड ही रिटायर्ड समवेयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, उन्होंने रिटायर हो गए वो। आफ्टर ही रिटायर्ड ही जस्ट कॉल मी कि ऐसे ही कैजुअल चैट के लिए उनके घर पे गया था मैं, चाय कॉफी के लिए, एंड ही सेड कि अनुज थोड़ा सा मेरे को तेरा हेल्प चाहिए। मैं बोला सर बताइए। तो बोले क्या हुआ है, आई वॉन्ट टू प्लान अ यूरोप ट्रिप, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे। वो बोले मेरा सपना है, मेरे को यूरोप जाने का है, तो मेरे को 15 दिन का यूरोप का टूर करने का है, जिसका मैंने टूर कॉस्ट निकाला है, लगभग 5-5.5 लाख के आसपास मेरा टूर कॉस्ट जाता है फॉर 15 डेज। तो मैं बोला सर फिर क्या प्रॉब्लम है, अभी तो आप रिटायर भी हो चुके हैं, अभी तो आपको छुट्टी का भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर ने बोला प्रॉब्लम है मेरे पास 2 फ्लैट्स है, उनके सर के पास 2 फ्लैट्स थे, एसेट उनको रेंट आता था 40-45 हजार पर मंथ, बट वो बोले मेरे पास लिक्विडिटी नहीं, एक तो मेरे को पड़ेगा, बट मेरे को जो लगने केवल 5-6 लाख रुपए लगने वाले, ये 1 करोड़ का एसेट बेच के मेरे को 5-6 करोड़ यूटिलाइज नहीं करना है, तो कुछ तो इसमें मेरे को तो सजेशन दे। What there I found is because he did not have any amount into a liquid asset class like equities. For example, let us say उन्होंने 1 करोड़ रियल एस्टेट में वो रखते थे और 1 करोड़ वो म्यूचुअल फंड या शेयर्स में रखते थे। In that case, he could have withdrawn 5 लाख रुपीज या 6 लाख रुपए जो भी उनको लगता था, वो विड्रॉ करके he could have used for that यूरोप ट्रिप। Because he did not have liquidity, उस कारण वो ऐसे फंस गए कि भले उनके पास 2-3 लाख रुपए कैश बैंक में बैलेंस अवेलेबल था, but he could not go for यूरोप ट्रिप immediately just because liquid asset उनके पास अवेलेबल नहीं था। So I think asset allocation plays a very, very important role in everyone's life, and this is what we do in financial planning. Okay. सर सिमिलर लाइन पे एक भाग्यश्री जोशी मैडम है, उनका क्वेश्चन है कि रेंटेड हाउस में बेटर है रहना, और वो जो पैसा अपना बचता है, जो भी अपना अमाउंट है, वो हमने इक्विटी मार्केट में या फिर एनी एसआईपी में हमने इन्वेस्ट करना, और आफ्टर 10 to 15 ईयर्स हमने नया घर लेना चाहिए क्या, या फिर ये 2-3 साल में रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? No, Piyush, we are not able to hear you. I don't know what has happened. Unmute कीजिए पीयूष सर प्लीज आप। Sorry friends, just give us a couple of 1 minute. पीयूष सर का अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ। सर रिपीट करूं, भाग्यश्री जोशी मैडम का क्वेश्चन ये है, एम आई ऑडिबल? हाँ, भाग्यश्री जोशी मैडम का क्वेश्चन ये है कि रेंटेड हाउस में अभी रहना सही है क्या, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, जो भी पैसा हमारा बचता है जब हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो जो भी हमारा पैसा बचता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, और इक्विटी में नया हाउस लेने में लगाना चाहिए क्या, कौन सा ऑप्शन बेटर है? Piyush, again you are not audible. I think you need to unmute yourself, Piyush. Yogesh, if you can just help, if you can unmute him. You please continue with the answer. I will unmute him. Fine. See now, ये actually it depends completely on that individual. बहुत बार क्या होता है सर कि फ्रेंड्स, जैसे जोशी मैडम ने भी क्वेश्चन पूछा, बहुत बार मैडम क्या होता है कि एक इमोशनल डिसीजन होता है, फ्लैट लेना या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना, रेसिडेंशियल, एक
इमोशनल डिसीजन होता है कि यार मैं मेरे खुद के घर में मेरी है कि मैं बहुत कोई ये कि नहीं, आई प्रेफर अ रेंटेड प्रीमाइस, क्योंकि इतना कॉर्पस मेरे पास नहीं है, इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर मी, अभी मेरे पास बजट नहीं है, सो आई प्रेफर टू स्टे इन रेंटेड प्रीमाइस। दैट इज वन। जो आपने पूछा कि रेंटेड में जाके फिर एसआईपी करके कॉर्पस बढ़ाना चाहिए क्या, नाउ इट विल एवरीथिंग डिपेंड ऑन मैडम आपका इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, कंप्लीटली इस पे डिपेंड करेगा मैडम। क्योंकि क्या है, आप कितने अमाउंट का एसआईपी चालू कर पाओगे, आपको घर कौन से एरिया में लेने का है, उस प्रेजेंट वैल्यू फ्लैट का क्या है, what will be the market value after let us say 10 years in that particular area, and on an average we can compute that. Based on that आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो into equities, 5,000 कर सकते हैं, 20,000 कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं। So without knowing कि आपके पास कितना अमाउंट है और कितने का घर आपको लेना है, it would be very difficult to answer. But yes, of course, यदि आप ये डिटेल्स अवेलेबल करवा सकते हो, we can definitely send you a personal email for this particular answer, कि आपके इनकम लेवल्स देख के और आपके इन्वेस्टमेंट बजट देख के we can definitely plan it. So yes, it's an option which is available. Only caveat is कि चेक करना पड़ेगा, as I said, your financial आज की डेट में क्या एसेट एलोकेशन है and what are your income levels and expense levels. यहाँ पे आ रहा है मुझे, मेरा आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। तो मैं लीव करूँ क्या और फिर ज्वाइन करूँ क्या? हेलो, Yes तुषार, go ahead. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मनोज सर की तरफ से है। वो पूछते हैं कि आइडियल रेशियोज फॉर गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होनी चाहिए। जो आपने अभी एक्सप्लेन किया गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में आइडियल रेशियोज क्या होनी चाहिए, रिटायरमेंट के लिए, एजुकेशनल के लिए, वेडिंग के लिए, इसको किस तरीके से प्लान करना चाहिए? राइट सर, मैंने पहले भी कहा है कि एसेट एलोकेशन ये इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सली सबको एप्लीकेबल हो जाएगा, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है कोई पर्सन उसके 40s में है, राइट, एंड कोई पर्सन है जो 60s में है, तो ऑब्वियसली द रिस्क टेकिंग एबिलिटी या रिस्क टेकिंग जो होना चाहिए एट द एज ऑफ 60 एंड एट द एज ऑफ 40 विल बी वेरी डिफरेंट। क्योंकि 60 वाला पर्सन ऐसा बोलेगा कि यार मेरे को रिटायरमेंट अभी मैं हो चुका हूं या रिटायर होने वाला हूं, तो मेरे को एसेट एलोकेशन दैट वुड बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स डेट। बट जो यंग है या जो 30 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का है, दैट पर्सन कैन डेफिनेटली टेक रिस्क बिकॉज उनका जो वर्किंग लाइफ है, वर्किंग एज है, दैट विल बी फ्रॉम 40 इयर्स या 35 इयर्स से लेके 60 इयर्स तक। Therefore आप बोलोगे कि ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या? Absolutely there is no standard formula, not only in India, even outside India there is no such standard formula which is there. But definitely आपका, मैंने जैसे कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में यही तो चीज सारे कंसिडर होती है सर, कि आपका करंट आपके ऊपर लायबिलिटीज कुछ है क्या, कुछ लोन्स है क्या, वो लोन को कवर अप करने के लिए आपका एडिक्वेट इंश्योरेंस है क्या, आपका एडिक्वेट एसेट्स है क्या आपके पास अवेलेबल, राइट। ओनली आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू टेल यू कि आपको इसमें कैसा राइट मिक्स, जो बोलते हैं आप एसेट एलोकेशन का राइट मिक्स क्या होगा, दैट विल बी कंप्लीटली इंडिविजुअल डिपेंडेंट सर। होप आई थिंक आई एम क्लियर ऑन इट। यस सर, यस, थैंक यू सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्नेहा लाहौटी मैम की तरफ से आया है। एज अ बिगिनर व्हाट इज मोर बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन शेयर्स और इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एज अ बिगिनर? ओके, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और मैं बहुत खुश हूं कि स्नेहा लाहौटी मैडम जी ने एक क्वेश्चन पूछा। सी टू बिगिन टू आंसर डायरेक्टली, आई वुड प्रिफर दैट अ बिगिनर शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ अ म्यूचुअल फंड, राइट। डायरेक्ट शेयर्स में उन्हीं लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि उनके फंडामेंटल फैक्टर्स अंडरस्टैंड कर सके, कंपनीज के बारे में अंडरस्टैंड कर सके, एंड ओनली दोज पीपल नीड टू इन्वेस्ट इन डायरेक्टली इनटू इक्विटी शेयर मार्केट। As far as beginners are concerned, the first route should be through mutual fund. पहले उन्होंने स्टार्ट करनी चाहिए एसआईपी, they should first experience it कि कैसे एसआईपी वर्क होता है, कैसे फंक्शन होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। That will be also very important in her case because if she starts today and यदि उनका एक्सपीरियंस बैड रहा तो प्रोबेबली वो वापस इक्विटीज में या म्यूचुअल फंड में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। So a good advisor, a proper advisor is also required. At the same time, you should first start with a mutual fund and not directly with shares. अगेन पीयूष सर, आप अभी अवेलेबल हो? हाँ हूँ। यस सर, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। सर सर अगेन वही क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड और एसआईपी के रिलेटेड। चैतन्य साडेकर सर पूछ रहे हैं कि अगर इन्वेस्टर को कोई बड़ी अमाउंट मिल रही है, ओके, जिससे वो उसने अगर रियल एस्टेट वगैरह कुछ सेल करता है तो उससे बड़ी अमाउंट अगर उसको मिल रही ठीक है,
तो इन दिस केस हाउ टू इन्वेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड एसआईपी, हाउ टू ओके इन्वेस्ट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड? ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट अगर बेच के मान लो किसी के पास 10 लाख 20 लाख या 30-40 लाख रुपया आ जाता है, तो यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करके एक ऑप्शन आता है, जहां पे आप पूरा जो आपका लमसम अमाउंट जो है वो पूरा एक लिक्विड फंड या कैश मैनेजर फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहां से सिस्टमेटिकली एवरी मंथ 10,000 15,000 या 20,000 आप ट्रांसफर कर सकते हो एक इक्विटी फंड में। यानी जैसे आज के केस में क्या होता है, नॉर्मल एसआईपी के केस में हम ये करते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कटता है। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया है और अगर आपका एसआईपी 10,000 का है, तो आप पहला इंस्टॉलमेंट कट होने के बाद 1,90,000 आपके बैंक अकाउंट में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ 1,80,000 हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के केस में सेम चीज वर्क करती है, जहां पे आप ऐसा समझ सकते हो सिंपल टर्म्स में कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका लिक्विड फंड है, जहां पे आपने वो एंटायर अमाउंट लमसम डाला हुआ है 10-20 लाख जो भी कुछ है, और वहां पे आपको पीरियड सिलेक्ट करना पड़ता है कि सिस्टमेटिकली ट्रांसफर प्लीज इन्वेस्ट 10,000 या 15,000 पर मंथ फ्रॉम दिस लिक्विड फंड टू द इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड, जो भी कुछ फंड में आप डालना चाहते हो। और वहां पे आपको पीरियड भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि 5 इयर्स 10 इयर्स या जो भी कुछ है। उस तरीके से आप एक लमसम अमाउंट को भी आप सिस्टमेटिकली ट्रांसफर प्लान के दौरान इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटीज इनटू एसआईपी जैसे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन अगेन इक्विटी के बारे में बात हुई, तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, पूरा की पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या किस तरीके से मैनेज करना चाहिए सर? अगेन द क्वेश्चन इज ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, अब ऐसा है कि हमारे लाइफ में 3 टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, जो गोल्स आपके 2 से 3 साल तक आपको लगने वाला है पैसा, उस पैसे को आपने बिल्कुल इक्विटीज में नहीं डालना चाहिए। वो पैसे को आप या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालिए, या तो एफडीज करिए, या तो डेट म्यूचुअल फंड्स में भी आप डाल सकते हो। कुछ कुछ गोल्स होते हैं जो 5 to 7 इयर्स पीरियड के होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मुझे 7 साल में एक गाड़ी लेनी है, 5 साल के बाद मुझे एक यूरोप का एक ट्रिप करना है, तो वो गोल्स के लिए आपने कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे आप बैलेंस्ड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या एसेट एलोकेशन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पे 5 to 7 इयर्स। और जो कुछ कुछ फंड्स होते हैं और जो कुछ कुछ गोल्स होते हैं जो 10, 15, 20 साल आगे के हैं, जो आपको पैसा 10-15 साल के बाद लगने वाला है, जैसे आपके किड्स का एजुकेशन हो गया, या उनका मैरिज हो गया, या आपका रिटायरमेंट हो गया, वो पैसे को आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इक्विटी, अगर आपको उतना नेसेसरी एक्सपर्टीज है तो। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीत नहार जी की तरफ से। ओके, वो पूछते हैं कि मार्केट अगर डाउन है तो सेलिंग म्यूचुअल फंड और शेयर्स इज गोइंग टू बी इन लॉस। करेक्ट। तो उस सिचुएशन में किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? अभी ऐसा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर्स उसी टाइम पे हमने बेचने चाहिए जहां पे 2 रीजंस है। एक तो अपना गोल मीट हो गया है या गोल नजदीक है, 2-4 महीने में आपका गोल आने वाला है, उस केस में आपको पैसा लग रहा है, या तो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया है कि भाई कहीं और से पैसा आने का कोई स्कोप नहीं है, तो यही मेरा सोर्स ऑफ पैसा है जो मेरे गोल को फंड करने वाला है। अगर मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ गई है, 1-2 महीने में आपको पैसा लगने वाला है, उस केस में तो आपको लॉस में एग्जिट करना ही पड़ेगा, अगर प्रोवाइडेड आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। इसीलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि लोगों ने हमेशा कम से कम साल भर का तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का पैसा उनके कंजर्वेटिव एसेट क्लास यानी या तो एफडीज हो गया या डेट म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप हमको ये मालूम है कि हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 50,000 है या 60,000 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कम से कम 6-7 लाख रुपए का पैसा आपने डेफिनेटली लिक्विड एसेट क्लासेस में पैसा डालना चाहिए, जहां पे ज्यादा रिस्क नहीं होता है। यानी अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो या एफडीज में पैसा डालते हो, तब आप ये इमरजेंसीज के साथ कोप अप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ लोगों का जॉब लॉस होता है, ये मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में ये इमरजेंसी फंड बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। उस केस में आपको आपके म्यूचुअल फंड या शेयर्स बेचने की नौबत नहीं आती है। स्नेहा लाहौटी मैम फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि
how your firm will help us in investing mutual fund or other better investment? Tushar, I'll just interfere over here. I would request to take only one question from each participant, so that we'll be able to. I'll just ask one question. One chat box में बहुत ही interesting question एक जन ने पूछा है कि उन्होंने ऐसा कहा है कि I'll just find out, उन नाम मेरे को शायद मिल जाएगा वो. उन्होंने ऐसा पूछा है कि 40 साल का जो आप डेटा दिखा रहे हैं, हाँ, मोटो जी करके, आई डोंट, उन्होंने नाम लिखा नहीं है, मोटो जी से एक क्वेश्चन आया है. Gold has almost doubled in last 2 years and real estate has given manifold returns after 2005. So the average returns considered over 40 years will not give correct comparison. बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. जो भी मोटो जी मोबाइल यूज कर रहे हैं, उन्होंने नाम लिखा रहता तो आई वुड हैव नेम्ड हिम. I'll just take this answer to this question what he has asked. Yes sir, आपने rightly point out किया है कि 2005 के बाद रियल एस्टेट ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए है 2005 के बाद, इसलिए हमको 40 इयर्स का डेटा नहीं लेना चाहिए. आई टेल यू सर, जो भी आपके मैक्सिमम गोल्स होते हैं एज फार एज रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस डॉटर्स मैरिज, सन्स मैरिज, दे आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म. दे आर ऑलवेज मिनिमम 3 ईयर से लेके 20 साल तक के रहते हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, जो कि 30 इयर्स का पीरियड है, राइट. Therefore, we should always invest into that asset class जो कि on an average over a longer period of time ज्यादा रिटर्न्स दे. That is number 1. नंबर 2, एज फार एज रियल एस्टेट इज कंसर्न, हमने ऑलरेडी उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज ऑलरेडी डिस्कस किए थे. लिक्विडिटी के केस में जैसे मैंने कहा, हमारे जो सर थे, ही वांटेड टू गो फॉर एन यूरोप ट्रिप, बट जस्ट बिकॉज उनके पास लिक्विडिटी नहीं, भले 2 करोड़ का एसेट था रियल एस्टेट का, क्योंकि उनको इनकम सस्टेन कर सकते थे वो फॉर रिटायरमेंट, बट ही कुड नॉट अचीव दैट पर्टिकुलर गोल इन दैट ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इशू. सेकेंडली, इफ यू चेक रियल एस्टेट फ्रॉम 2013 से लेके 2020 तक के 7 years रियल एस्टेट हैज बीन एब्सोल्युटली फ्लैट. There has been not मतलब returns ही दिए नहीं है, except for few cities like Hyderabad, Ahmedabad, and to certain extent Pune has been flat. I would not say negative गया Pune. Pune has been flat to little bit positive. But बाकी cities आप across India check कर लीजिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे other से चेन्नई हो, MMR region पूरा हो, these have been flat to negative returns over a 7-year period also, as far as real estate is concerned. So इसलिए एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि यदि मैं इसमें फंस जाता हूँ, 7 साल 10 साल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और फिर भी मेरे को 0 रिटर्न्स मिल रहे हैं या कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, देन इन्वेस्टर विल डेफिनेटली गेट फ्रस्ट्रेटेड, ही वोंट बी एबल टू अचीव हिज गोल्स. सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट आवर व्यू इज ऑन रियल एस्टेट. एक लिक्विडिटी का एक इश्यू भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा. लोग, एम आई ऑडिबल तुषार? यस. लोग रियल एस्टेट खरीदते टाइम कोई अगर लैंड खरीद रहा है या कोई कमर्शियल या कोई फ्लैट ले रहा है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है, तो रियल एस्टेट बाय करना बहुत आसान है, लेकिन जब हम सेल करते हैं उसको, तो लिक्विडिटी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा बहुत रेयरली होता है कि अगर मुझे अपना घर बेचना है तो मेरा घर 1 महीने या 2 महीने में बिक जाएगा, क्योंकि पहले मुझे कोई बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो कोई सामने वाले बंदे से सामने वाले बायर को लेके आए मेरे पास. उसके बाद वो पैसा, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा पूरा पेमेंट आपको कर देता है. सो बिकॉज रियल एस्टेट इज नॉट अ डिविजिबल एसेट क्लास, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं आधा घर बेच दिया आधा रखूंगा. ये लिक्विडिटी का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका कोई इमरजेंसी गोल है, रियल एस्टेट डज नॉट वर्क इन दैट सेंस. सो आपके पास, हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि मेरे पास एक जमीन है 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, लेकिन अगर आपकी वो जमीन बिक नहीं रही है, स्पेशली ये केसेस में, क्योंकि क्या हुआ है, डिमोनेटाइजेशन के बाद 2016 नवंबर के बाद कैश में जो ट्रांजैक्शंस रियल एस्टेट के थे, वो डेफिनेटली उनको एक थोड़ा झटका बैठा है. उस वजह से भी रियल एस्टेट प्राइसेस थोड़े फ्लैट हुए हैं या रिटर्न्स नहीं दिए हैं उन्होंने, क्योंकि कैश में जो डीलिंग्स होती थी पहले 70-30, वो रेशियोज थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं अभी, क्योंकि सामने वाले लोगों के पास जो 2 नंबर का पैसा है जिसे हम बोलते हैं, वो पैसे को आप कहाँ पे डालोगे, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है लोगों को. इस वजह से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं है. अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स है, देन रियल एस्टेट इज डेफिनेटली ओके. बट अगर आप सिर्फ रियल एस्टेट पे रिलाई कर रहे हो कि भाई मैं ये लैंड बेच दूंगा और मुझे पैसा आएगा और मेरा गोल अचीव कर लूंगा, तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट. ओके सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस मैं भी लूंगा. स्वप्निल वाग सर पूछ रहे कि फॉर द रिटायर्ड पर्सन व्हाट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट.
Tushar, we lost the question. Can you please repeat it? हेलो अनुज सर, आप स्वप्निल वाग सर पूछ रहे हैं फॉर द रिटायर्ड पर्सन व्हाट इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर रिटायर्ड पर्सन. Right. Again, Vak sir, thank you for asking this very important question as far as retirement is concerned. If the person is already retired, right, दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस केस में एनालाइज करना. फर्स्ट इज आपका जो रिटायरमेंट का जो इनकम है, बी इट थ्रू पेंशन या बी इट थ्रू जो भी आपने ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको फिक्स्ड मंथली इनकम कितना आता है. दैट विल बी फर्स्ट एस्पेक्ट व्हिच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर अस. दैट इज वन. एंड सेकंड, यदि आपका रेगुलर इनकम आ रहा है, फिक्स्ड इनकम आपका मान लीजिए हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस पूरा या इमरजेंसी पूरा टेक केयर कर सकते हैं, इन दैट केस डेफिनेटली इवन फॉर अ रिटायर्ड पर्सन some portion of equity, let us say somewhere between 20 to 30% can definitely be allocated towards equity, and balance 60 or 70% should be towards debt. Debt could be बहुत सारे अच्छे अच्छे schemes सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड ऑल्सो. वो स्कीम्स ऑप्ट कर सकते हैं. एंड also some other जैसे fixed deposit is also definitely one option which they can look for because he is already retired and he doesn't wish to take any risk. लेकिन उनका यदि कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ है, एडिक्वेट इनकम आ रहा है, डेफिनेटली टुवर्ड्स इक्विटी हिज एक्सपोजर कैन गो अप. Okay. Now sir, last question is how to beat the inflation. हेलो हेलो सर, क्वेश्चन. हेलो. हाँ, आवाज आ रहा है. हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बीट द इन्फ्लेशन. ओके. अब इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको ऐसे एसेट क्लास में पैसा डालना पड़ेगा जो कम से कम पोस्ट टैक्स ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. पोस्ट टैक्स आपको कम से कम 7-8% तो रिटर्न देना ही चाहिए कम से कम. पोस्ट टैक्स में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एफडीज के केस में ऐसा होता है कि 6-7% रिटर्न आ जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि भाई मेरी एफडी 7% रिटर्न दे रही है, अब तो वी वुड बी वेरी लकी अगर आपको एफडी 7% दे रही है. 6-7% के केस में भी अगर आप 20-30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपका 1-2% आपका टैक्स में चला जाता है. तो आपका पैसा यानी पोस्ट टैक्स आपके रिटर्न्स 4-5% ही आते हैं, विच इज स्टिल नॉट बीटिंग योर इन्फ्लेशन. यानी क्योंकि इन्फ्लेशन एवरेज इंडिया का इन्फ्लेशन रहा है 6 to 6.5%, तो आपके रिटर्न्स कम से कम पोस्ट टैक्स 8-9% होने चाहिए, जो इक्विटीज के केस में पॉसिबल है. दैट्स व्हाई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो. थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रोफाउंड आंसर्स. आई थिंक आपने वो सारे फैक्टर्स. हेलो. Yes, okay. Yes, Tushar, go on. Yes. Thank you, sir, for discussing various factors which individuals are required at the time of investment. You should consider, and also for importance, also for, telling us the importance of financial planning and goal-based investment. I now request Yogesh Ingle to conclude the session. Yogesh. Yes, thank you Tushar, thank you Anuj sir, and thank you Piyush sir for this session. I must acknowledge the presence of Sharad Suryavanshi sir, President of Western Maharashtra Tax Practitioner Association, नरेंद्र सोनोने सर, नवनीतलाल बोरा सर पास्ट प्रेसिडेंट, अमोल शाह सर, मतलब हमारे सिर्फ पूना में से नहीं तो बाहर से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स है. अमोल शाह सर फ्रॉम इंदापुर, मनोज चितळीकर सर, ज्ञानेश्वर सर, विनोद दहाटे सर, ऑफकोर्स दिनोश कोठावडे सर, चैतन्य साडेकर सर, सचिन साडेकर सर, एंड ऑफकोर्स धैर्यशील बावस्कर सर. तो आप सभी ने आपका कीमती समय यहाँ पे दिया. मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है. हम ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, या फिर हम पोस्ट करेंगे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है उसमें, तो हर आंसर का हम जवाब देंगे. सो थैंक यू फॉर योर टाइम. सो विद दिस नोट आई विल कंक्लूड दिस सेशन. थैंक्स ऑल. Thank you all. Thank you all. Happy Thanks investing. for joining.